वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं और हम आगे पढ़ें उससे पहले मैं आपको लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम का इस तरह का मटेरियल आपको मात्र इसी चैनल पे मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में अवश्य बताइएगा। तो ये जो पेपर बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये नई पेपर स्टाइल पर आधारित है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको स्टॉप कर करके पोज कर करके देख सकते हो और याद करते जाइएगा उसको। विभाग ए और बी का हमको जोड़े बनाने, पहला है सतचितानंद। तो ये किसकी, ये भारतीय संस्कृति जो है सतचित आनंद की अनुभूति कराती, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। इसका जो जोड़ संधि करते हैं तो सच्चिदानंद बनता है। हरे रंग का घाघरा, ये कुमीन है, इसे कुमीन कहते हैं। जो कथक जो डांसर है, कथकली का डांसर जो है वो इसको पहनता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद है, ये भी याद रखना, ये मस्जिद है जो अजमेर में, हाँ सॉरी अजमेर में ही थी, रोड सो के, हाँ ये है मस्जिद। एक कई बार ऐसा ही पूछते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। अब निम्नलिखित में से हमको सत्य या असत्य बनाना है। ऐसे देश में जहां निर्यात आयात से अधिक है व्यापार संतुलन नकारात्मक माना जाएगा, तो ये वाक्य है गलत। प्राचीन भारत में ज्योतिषियों ने पूरे देश को भारतवर्ष का विशाल नाम दिया, ये सही है। ऐसा पौधा जो बिना मानवीय सहायता से प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है उसे कुंवारी पौधा कहते हैं, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, तो यह है स्विट्जरलैंड में, के जो जिनेवा शहर है, बराबर। ईस्वी सन 1972 में प्रथम पृथ्वी परिषद का आयोजन कहां किया गया था, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में। ये सब आप लोग को बार बार लिख लेना चाहिए। स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रथम पृथ्वी परिषद का आयोजन किया गया था। बायोगैस संयंत्र से कौन सी 2 चीजें प्राप्त हो सकती है, तो एक तो हमको मीथेन गैस मिलती है CH4, और प्राकृतिक खाद, यानी जो गोबर होता है उसमें से गैस निकलने के बाद जो बचता है कचरा एट द एंड, वो एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक खाद होता है। अगला है सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत नदियां हैं। कुरल कवि तिरुवल्लुवर का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कवि तिरुवल्लुवर ये बहुत ही महान कवि थे। इनकी जो स्टैचू है लंदन में यूनिवर्सिटी के बाहर रखी गई है। इन्होंने कुरल नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? तिरुवल्लुवर। लिख लेना ये नाम को दोस्तों। अगला है आर्थिक विकास और आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक विकास की परिणात्मक अवधारणा है, तो परिणात्मक ये खाली जगह आई गया। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 15 मार्च को भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाता है, बराबर। तो विश्व ग्राहक अधिकार दिवस 15 मार्च, याद रखना, पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व ग्राहक अधिकार दिवस। ग्रांड एनीकट का निर्माण किस नदी पर हुआ था? कावेरी नदी पर। यह 2री शताब्दी में बनाई गई नहर थी, 2री शताब्दी में। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की इंजीनियरिंग कितनी पावरफुल थी। कावेरी नदी पर है ग्रांड एनीकट। अगला है निम्न देशों में को मानव विकास के उतरते क्रम में रखिए। तो पहले श्रीलंका आएगा, फिर भारत, फिर भूटान, फिर नेपाल। ये मानव विकास का जो अंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI, उसके हिसाब से क्रम दिया गया है, बराबर। ये लिख लेना, याद कर लेना। नीचे दी गई कृति कौन सी चीज दर्शाती है, तो ये नागरिक अधिकारों के लिए इसमें है। ये आप प्रश्न देख लेना गाला में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं सेक्शन बी, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताइए। तो भारत ने जगत को वैविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सृजित विरासत, जिसका मनुष्य निर्माण करता है। मानव ने अपनी योग्यता, बुद्धि, चातुर्य, कला, कौशल द्वारा जिसको निर्माण किया उसे हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आर्यों से लेके शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण,
ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रेंच आदि विविध जाति प्रजाति भारत में आई। इन सभी के बीच आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति समृद्ध हुई। तो ये जो जातियाँ आई थी अपने साथ कुछ लेके आई और ये सब मिंगल हो गए। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि पुर्तगाली जो भारत में आए थे, पोर्टुगीज, तो ये अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेके आए थे, जैसे कि आलू है, मक्का है, मिर्च, जो आप मिर्ची देखते हैं हम लोग, ये पुर्तगाली अपने साथ लेकर के आए थे। तो इस तरह से सब कुछ अपने साथ, बहुत से लोग अपने साथ कुछ लेके आए, उन्होंने भारत से बहुत कुछ चीज़ें अपनाई और हमारी संस्कृति जो थी वो समृद्ध बनी। प्राग ऐतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजाओं को सांस्कृतिक विरासत की अपार भेंट दी है। जैसे कि भारत की शिल्प कला है, ये 5000 साल पुरानी है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं तथा खिलौनों, दाढ़ी वाला पुरुष शिल्प और नर्तकी की मूर्ति देखकर हम अपनी विरासत के प्रति स्वाभिमान अनुभव करते हैं। ये जो दाढ़ी वाला पुरुष की जो प्रतिमा है, ये हमको हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी। मौर्य युग की उल्टे कमल की आकृति पर सिंह और वृषभ की शिल्प, बुद्ध की प्रजा परंपरा की शिल्प, सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन वाली शिल्प, महात्मा गौतम बुद्ध वाली प्रतिमा, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, राष्ट्रकूट राजाओं की इलोरा की गुफाएं आदि हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। हमारी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूप, विहार, चैत्य, मकबरा, मस्जिद, किला, गुंबद, राजमहल, दरवाजे, इमारतें, उत्खनन के क्षेत्र, ये सब का समावेश होता है। गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, राज्य शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, गणतंत्र आदि विषयों की विरासती देन हमें संस्कृति ने दी है। दोस्तों ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये आप लोग काट देना, कैंसिल करना, ये दूसरे प्रश्न का मिंगल हो गया था। अगला है, हमने नदियों को लोक माता का सम्मान क्यों दिया है? तो प्राचीन काल से नदियां प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम नदियों का उपयोग करते थे। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदियों के किनारे पर विकसित हुई। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, जलमार्ग जैसी हमारी सारी सुविधाओं के लिए हमको नदियों पर आधारित रहना पड़ता है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई पुताई तथा उद्योग के विकास के लिए मानव के नदियों को पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी जो बड़े बड़े उद्योग इसमें, जैसे कि एल्यूमिनियम का उद्योग है, लोहा उद्योग है, इसमें बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। तकरीबन 1 किलो लोहा बनाने के लिए कई हजार लीटर पानी चाहिए। तो इतना पानी आपको कहाँ से मिलेगा? नदियों से। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से ही उषा और संध्या के विविध दृश्यों द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल्य का विकास भी संस्कृति की विरासत है। ये हमें नदियों से ही मिला है। तो इन सभी कारणों से हम नदियों को कहते हैं लोक माता। खजुराहो के मंदिरों का परिचय दीजिए। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, ये जगह का याद रखना। तो जो चंदेल राजपूत राजा थे, उन्होंने बुंदेलखंड के जो चंदेल राजपूत राजा थे, उन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था और उन्होंने 1905 से 1050 में 80 मंदिरों का निर्माण किया था। लेकिन अभी सिर्फ 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। इनमें से अधिकांश मंदिर सेव यानी जो भगवान शिव के मंदिर हैं। तो इसके साथ साथ कुछ वैष्णव भी हैं, कुछ जैन मंदिर भी हैं। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग समान है, यानी इनका जो बनाने का जो पद्धति है, शिल्प विधान सब एक समान है। इनमें 64 योगिनी का मंदिर मुख्य है। 64 योगिनी का मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दूलादेव मंदिर, ये मुख्य मंदिर है। प्रारंभिक सभी मंदिर ग्रेनाइट नामक पत्थर से बनाए गए थे। देश विदेश के पर्यटकों को खजुराहो के मंदिर की शिल्पकला, मूर्तिकला, वास्तुकला मंत्रमुग्ध कर देती है। दुनिया भर से कोई भी जो आता है व्यक्ति, वो खजुराहो के मंदिरों की मुलाकात अवश्य लेता है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन और मिट्टी के बीच एक बहुत ही प्राचीन संबंध रहा, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मानव जीवन और मिट्टी का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल से मानव हमेशा से मिट्टी से जुड़ा रहा है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। व्यक्ति का जन्म ही मिट्टी में होता है और अंत में वो मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। तो जब कोई धातु की खोज नहीं हुई थी, उस समय मिट्टी के बर्तनों का हम लोग उपयोग करते थे। मिट्टी के हम खिलौने बनाते थे, घड़े, कुल्हड़,
हांडी, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह की कोठियाँ, ये सब बनाने में हम मिट्टी का उपयोग करते थे। घरों की दीवारें भी मिट्टी और गोबर से लेपन करके बनाई जाती थी। पानी, दूध, दही, छाछ, घी आदि को रखने के लिए भी हम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। रसोई के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति के समय में मिट्टी की लाल रंग की प्याली, बरनी, तस्तरी, ये सब हमको देखने को मिली है। यानी आज से 5000 साल पहले भी हम पक्की मिट्टी के टेराकोटा के बर्तनों का उपयोग करते थे। कुम्हार का चक्र मिट्टी का भारत का सबसे प्राचीन और प्रथम यंत्र है। कच्ची मिट्टी, पक्की मिट्टी से पके टेराकोटा बर्तनों अथवा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। टेराकोटा यानी जो सिरामिक बोल सकते हैं हम एक प्रकार का, जो कच्ची मिट्टी होती है उसको पकाते हैं, दैट इज टेराकोटा। दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा और गुजरात में लांगड़ज, जो महसाणा जिला में, वहाँ से मिट्टी के बर्तनों के अवशेष हमको मिले हैं। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या कार्य करती है? तो भारत सरकार ने 1958 में प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का कानून पास किया, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियों, धार्मिक स्थान को, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व के स्थलों, अवशेष की जिम्मेदारी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको दिया गया। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में घोषित किया है और उनकी जवाबदारी पुरातत्व विभाग को दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने देखरेख में 5000 से अधिक स्मारकों की देखभाल करता है, यानी 5000 स्मारक इसके अंडर में आते हैं। फतेहपुर सीकरी का परिचय दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आगरा से 26 मील दूर है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह शहर बसाया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर का जो संतान जो थी ये संत की दुआ से पैदा हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो उसके सम्मान में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य 1569 में शुरू हुआ और 1572 तक में यहाँ अनेक इमारतें बनवाई गई। इनमें मुख्य इमारतें याद रखिए, इसमें है बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, ये श्रेष्ठ है। जो बुलंद दरवाज़ा 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है, 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी इमारतों में है जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिष महल, ये अन्य मुख्य इमारतें हैं। ओके, अगला प्रश्न है भारत के जल स्रोतों की जानकारी दीजिए। तो जल स्रोतों के मुख्य 3 प्रकार है। वृष्टि जल यानी बारिश का जल, भूपृष्ठीय जल यानी जो जमीन के ऊपर रहता है, यानी कि नदी है, तालाब है, ये सब। भूमिगत जल यानी जो बरसात का पानी जमीन में उतर जाता है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। वृष्टि जल पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है। जमीन पर जो भी हमारे भूपृष्ठीय जल है उसका जो मूल स्रोत क्या है? बारिश है। नदी, सरोवर, झरने और कुएं ये गौण स्रोत है। ये सभी स्रोत वृष्टि के आभारी है। अब बारिश नहीं होगी तो नदी, सरोवर, झरनों में भी पानी नहीं होगा, कुएं में भी पानी नहीं होगा। इसको इसलिए जो वृष्टि है ये मुख्य स्रोत है। भूपृष्ठीय जल को देखते हैं। तो पृथ्वी की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरने वगैरह के रूप में दिखाई देता है। ये भूपृष्ठीय जल है। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। भूमिगत जल, मुख्य जल स्रोतों में भूमिगत जल का स्थान महत्वपूर्ण है। जो जमीन के अंदर रहता है, फिर इसको हम बोरिंग करके निकालते हैं। तो भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल का प्रमाण मिलता है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में करता है। जो हम ट्यूबवेल बनाते हैं उसमें से भूमिगत जल निकाल करके सिंचाई वगैरह करते हैं। निर्वनीकरण के प्रभाव को उल्लेख कीजिए। निर्वनीकरण यानी जमीन का विलुप्त होने की प्रक्रिया। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी भी विषय को रटो मत, उसे समझो। आप उसे एक बार दम से समझ लोगे तो आपको जिंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो पहले तो कंसेप्ट समझे, निर्वनीकरण यानी क्या? यानी जंगल का कम होना। तो जंगल कम होने से क्या होगा? तो वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या खड़ी होगी,
वृक्षों के छेदन से मिट्टी का धोवाण यानी जमीन का कटाव होगा, जिससे कारण क्या होता है कि जमीन का जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। द्वीपकल्पी भारत के वनों में बड़े स्तर पर हुए निर्वनीकरण के कारण ये वन क्षेत्र घटा है। अनेक सजीवों ने अपने प्राकृतिक स्थल खोए हैं। जिसे आप देखते हैं हम लोग कि अक्सर क्या होता है कि कई घरों में जंगली प्राणी घुस आते हैं, बराबर। तो उसका कारण क्या है कि वो हमारे घर में नहीं घुसे, हम उन लोगों के घर में घुस गए। हमने जंगलों को काट काट के मकान बनाए हैं, तो जो जंगली प्राणी हैं वो बेचारे अपने भोजन की खोज में उनका आवास हमने छीन लिया तो हमारे वहाँ पे आ जाते हैं और उनमें उनकी हत्या भी हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो ये भी मैंने उल्लेख किया है कि वो जो प्राणी है जब उनको भोजन नहीं मिलता तो क्या करते हैं, वो शहरों में आते हैं, गांव में आते हैं नज़दीक के जंगल के, फिर वहाँ के जो पालतू प्राणी उसका शिकार करते हैं और कई बार वो खुद शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्या। तो ऐसे सुरक्षित वन जहां मानव की सभी प्रवृत्तियां वर्जित होती है, केवल कुछ नियमों के अंतर्गत घूमने फिरने की छूट दी जाए, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये अभयारण्य की अपेक्षा अधिक संरक्षित होते हैं। इसमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र है जैसे तालाब है तो तालाब का एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, बराबर। अगर एक नदी है तो नदी का एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी जो अभयारण्य होता है इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, तो उसमें नदी, तालाब, जंगल सब चीजें देखने को मिलती है। पालतू प्राणियों के चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। इसकी स्थापना केंद्र और राज्य सरकार के संकलन से होती है। काजीरंगा, कॉर्बेट, बेलाबदर, दरियाई राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचीगाम ये मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अगला प्रश्न है आतंकवाद और विद्रोह के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है। विद्रोह एक जो पर्टिकुलर किसी राज्य में होता है सरकार के खिलाफ तो उसी देश तक मर्यादित रहता है, लेकिन आतंकवाद एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया, पूरी दुनिया के लिए समस्या हो गई। विद्रोह यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है, जबकि ये जो आतंकवाद है ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला होता है। विद्रोह यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है, जैसे झारखंड वगैरह है तो वहाँ के स्थानीय लोग भी मदद करते हैं तो उनके सहयोग से चलता है, जबकि आतंकवाद को स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। जैसे उदाहरण बताऊं, कश्मीर में जो आतंकवादी है उनका स्थानीय लोग मदद करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में जो आतंकवादियों की मदद स्थानीय लोग नहीं करते। विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है, आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है। अगला है लोहे के मुख्य स्थलों की जानकारी दीजिए, यानी भारत में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में अनेक स्वरूपों में लोहे का उपयोग करते हैं। भारत में सबसे अधिक लोहा कर्नाटक राज्य में मिलता है, इसलिए वहाँ की जो ज़मीन है वो लाल प्रकार की है क्योंकि उस वहाँ की ज़मीन में लोह तत्व ज़्यादा है। इसके बाद में आता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और आसाम में भी लोहा मिलता है। इसके 8वां प्रश्न है अभ्रक के गुणधर्म और उपयोग लिख दिए। तो विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान है, ये याद रखिए। इसका उपयोग है विद्युत के साधन बनाने में, विद्युत मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज ये सब बनाने में इसका उपयोग होता है। इसकी विशेषता क्या है, गुणधर्म क्या है, तो ये अग्निरोधक है, विद्युत की अचालक है, अटूट है, टूटता नहीं है और स्थिति स्थापक है यानी फ्लेक्सिबल है। अब ये कहाँ का मिलता है अभ्रक, याद रखिएगा बिहार में। मैप में डिटेल भरने को आए तो उस समय के लिए याद रखना है कि कौन सा तत्व कहाँ मिलता है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके मुख्य उत्पाद है। दोस्तों बिहार और झारखंड को खास याद रखिएगा कि लगभग जो मिनरल्स हैं इन राज्यों में एक विशेष मिलते हैं, बराबर। ये जैसे बिहार का उदाहरण दूं तो यहाँ पे हमने देखा लोहा है, कोयला है, फिर अभ्रक है, ये सब मिला, फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। तो बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मुझे मालूम पड़े कि आप कैसा सोच सकते हैं, बराबर। तो इसके अलावा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी उत्पादन होता है। भारत में मस्को व्हाइट अभ्रक का विशाल जत्था पाया जाता है। पर्यावरण अतिक्रमण रोकने के उपाय बताइए। तो देश का विकास हो तब पर्यावरण का विनाश ना हो,
इस तरह से विकास करना चाहिए। औद्योगिक विकास का उचित आयोजन करके प्रदूषण की मात्रा हम घटा सकते हैं। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन की पसंदगी द्वारा प्रदूषण कम कर सकते हैं। यानी अच्छी क्वालिटी का ईंधन उपयोग करें तो प्रदूषण कम होगा। हवा में उत्सर्जित होते प्रदूषण को फिल्टर, स्क्रबर यंत्र, प्रोसिपरेटर्स द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। उद्योग के प्रदूषित पानी को नदियों में छोड़ने से पहले उसका शुद्धिकरण करके जल प्रदूषण का हम निवारण कर सकते हैं। उद्योग के प्रदूषित पानी को प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रदूषण को घटा सकते हैं। अगला है अथवा इसमें भारत में तांबे की भट्टियों की जानकारी दीजिए। तो तांबा क्या है? विद्युत का सुवाहक है और ये दूसरों के साथ आसानी से मिल जाता है, इसलिए कारण तांबे का उपयोग बढ़ गया है। तांबे का उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऑटोमोबाइल, रेडियो, गृह उपयोगी बर्तनों में तांबे का उपयोग होता है। भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की भट्टी भारतीय तांबा निगम, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ICC द्वारा घाटशिला में स्थापित किया गया था। ये याद रखिएगा। सन 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL के द्वारा हस्तांतरण किया गया। वर्तमान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उपरांत निजी क्षेत्र में भी तांबा का उत्पादन किया जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, जैसे एक वेदांता ग्रुप है, बराबर। ये ग्रुप भी तांबे को गलाने का, तांबे को पिघलाने का प्रोसेस चल रहा है। गोपुरम स्थापत्य का महत्व समझाइए। गोपुरम अर्थात दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत में आप जाते हैं तो देखते हैं हम, मंदिर से बड़ा उसका प्रवेश द्वार होता है, काफी शानदार होता है ये, उसे हम कहते हैं प्रवेश द्वार। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्धगोलाकार होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे माल का ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है। उसके नीचे का जो मंजिल है ऊर्ध्वाकार। दक्षिण भारत में पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को वेगवान बनवाया। उन्होंने मंदिरों के बाहर खड़े दीवारें और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की। इन मंदिरों के दरवाजों के स्थापत्य गोपुरम नाम दिया जाता है। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई है। कांची और मदुरई के मंदिरों को गोपुरम दूर से देखकर आज भी कला प्रेमी, कांची का, मदुरई का जो है वो तो बहुत ही शानदार, आपने देखे होंगे कई फोटो, जो बहुत ही अलग अलग ढंग के रंगों से उसको बनाया गया, बहुत ही शानदार है। यानी दक्षिण भारत के जो मंदिर है, लगभग हर मंदिर का गोपुरम बहुत ही शानदार होता है। तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये इसमें 13 मंजिल का गोपुरम है। मदुरई मंदिर का 4 गोपुरम है। स्थापत्य की दृष्टि यह श्रेष्ठ माना जाता है। अगला है प्राचीन भारत का नगर आयोजन बताइए। तो भारत प्राचीन काल से नगर आयोजन में निपुणता रखता है। पुरातत्वीय उत्खनन से अनेक प्राचीन नगर प्राप्त हुए। तो जो नगर आयोजन उसको 3 भागों में बांटा है। पहला था शासक अधिकारियों का किला, जिसे सिटेडेल कहते थे। फिर अन्य अधिकारियों का ऊपर आवास वाला किला, सामान्य नागरिकों का आवास वाला निचला नगर। देखिए सबसे टॉप पे जो था ये बनाया जाता था, यहाँ पे अधिकारी है यानी राजा है, उसको उसके नीचे के जो मुख्य अधिकारी वो यहाँ रहते थे। फिर यहाँ पे दूसरे लेवल के अधिकारी रहते थे। तो सबसे नीचे कौन रहते थे? सामान्य प्रजा। शासक अधिकारियों के किले ऊंचाई पर बनाए जाते थे बाढ़ से बचने के लिए। ऊपर का नगर भी रक्षात्मक दीवारों से सुरक्षित रहता था, यानी इसके चारों ओर दीवार बनाई जाती, किला जैसा, जिससे बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। यहाँ 2 से 5 कमरे वाले मकान होते थे। निम्न वर्ग के मकान सामान्यतः हाथों से बनी ईंटों के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों सुंदर और व्यवस्थित नगर विकसित हुए थे। उस सिंधु घाटी की जो प्रजा थी, उसका जो नगर आयोजन का जो ज्ञान था, उस समय दुनिया में जितनी भी प्रजाएं थी उनमें सबसे श्रेष्ठ था। इनकी नगर संरचना, मार्ग, गटर योजना, सार्वजनिक मकान, सार्वजनिक स्नानागार, ये चीजें दिखाती हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे बहुत ही बुद्धिमान थे। अगला प्रश्न है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में निम्न अंतर होते हैं। विकास की प्रक्रिया के आधार पर पहले हम देखते हैं। आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिणात्मक होती है। आर्थिक विकास प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकास के बाद की अवस्था है।
देखिए विकास और वृद्धि को समझिए। जैसे मान लीजिए पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन उस तो ये पर व्यक्ति आय बनी, ये हुई आर्थिक विकास, बराबर। लेकिन उसका जो प्रति व्यक्ति आय मिली बढ़ी, उसका लाभ सभी लोगों तक जाएगा तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। इसे बोलते हैं हम आर्थिक वृद्धि। अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, अर्थतंत्र में होने वाले नए संशोधनों के आधार पर उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास है। जैसे कृषि क्षेत्र में गेहूं धान जैसी फसलों में नए विचारों की खोज होने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, यही बात आर्थिक विकास को दर्शाती है। जैसे पहले क्या था कि भारत कृषि प्रधान देश था, फिर भी हम दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट करते थे क्योंकि उत्पादन बहुत ही कम होता था। फिर हमने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, भारत में हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन, और हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये हो गया आर्थिक वृद्धि। दूसरी, बुआई लायक जमीन में वृद्धि होने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, इसे कहते हैं आर्थिक वृद्धि। तो विकसित और विकासशील संदर्भ के देखें तो विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में दोनों में अंतर पाया जाता है। विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में होता विकास आर्थिक विकास कहलाता है, जबकि विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में होती वृद्धि आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास होता है उसे वृद्धि कहते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए बाजारवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी पद्धति में व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए 500 करोड़ रुपए हैं, तो मैं अपने पैसे जहाँ चाहूँ अपने ढंग से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो उद्योग की स्थापना कर सकता हूँ। जबकि समाजवादी पद्धति में क्या होता है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, उसे सरकार के निर्णयों से बाध्य होना पड़ता है। जैसे कम्युनिस्ट, इसको कम्युनिस्ट कहते हैं, और इसका एक उदाहरण है चाइना। तो चाइना और यहाँ पूंजीवादी में आप रखिए अमेरिका, तो ये दो को दिमाग में रखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बराबर। जैसे चाइना में देखिए जैक मा का नाम सुना होगा, ये चाइना का सबसे धनवान व्यक्ति था। तो ये सरकार के खिलाफ बोला तो चीन की सरकार ने इसको ही गायब कर दिया, बराबर। यानी सारे जो निर्णय वो कौन लेती है? सरकार। तो आर्थिक निर्णय लेने में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, राज्य यानी सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती पूंजीवादी पद्धति में। जबकि समाजवादी पद्धति में सारी सत्ता राज्य के हाथ में होती है। तो पूंजीवादी पद्धति में जो उद्योग स्थापित करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि जो साम्यवादी पद्धति उसमें उद्देश्य होता है लोक कल्याण। तो इसमें क्या होता है, पूंजीवादी पद्धति भाव तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाते हैं, यानी जिस जगह ज्यादा मुनाफा होगा, बराबर, और उसके क्या मार्केट है उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। जबकि जो कम्युनिस्ट जो पद्धति है, साम्यवादी जो पद्धति है, इसमें लोगों की क्या जरूरत है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड पूंजीवादी देश है, रूस और चीन साम्यवादी देश है, बराबर। अगला है निम्न शब्दों की परिभाषा दीजिए। सूखी खेती, जायद की फसल और सघन खेती कि दिमाग में रखिएगा। तो सूखी खेती यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी जहां कम वर्षा होती है वहां पे जो खेती की जाती है उसे हम कहते हैं सूखी खेती। जायद की फसल, जो हम गर्मी की ऋतु में जो फसल लेते हैं उसे जायद की फसल कहते हैं। सघन खेती, तो जहां सिंचाई की सुविधा अधिक हो वहां रासायनिक खाद, कीटनाशक, विद्युत प्रक्रियाओं में कृषि का यंत्रीकरण करके की जाने वाली खेती को सघन खेती, यानी जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां हम रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे, कीटनाशक का उपयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से जो खेती होती है उसे हम कहते हैं सघन खेती। अगला है तक्षशिला विद्यापीठ की जानकारी दीजिए। तो वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी के पश्चिम में तक्षशिला विद्यापीठ थी, यानी जब पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। अब जब अलग हो गया, भारत बंटवारा हुआ, तो जो तक्षशिला विद्यापीठ थी पाकिस्तान में चला गई। यह प्राचीन गांधार की राजधानी था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं का शिक्षण दिया जाता था। यहां अधिकांश विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अभ्यास करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहां पर आयुर्वेद के पाठ सीखे थे। कौटिल्य, जिन्हें हम कहते हैं चाणक्य, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताते जाऊंगा, उसको भी दिमाग रखना। उन्होंने भी यहां अध्ययन किया था। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के भाई भरत के पुत्र थे, उनका नाम था तक्ष, उसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा
तक्षशिला। यह 7वीं सदी में महत्वपूर्ण विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहां विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि हो उसका अभ्यास करवाया जाता था। शिक्षक चाहे उतने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते थे, ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन शिक्षक जो थे मैक्सिमम 20 ही विद्यार्थी रखते थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन जैसे दूर के स्थानों से विद्यार्थी यहां अभ्यास करने आते थे। वाराणसी के कुमार यहां शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि, राजनीतिक कौटिल्य, इन सभी ने यहाँ पर अध्ययन किया था। यानी ये जो पाणिनि को हम जानते हैं महान व्याकरण शास्त्री थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, ये सब यहाँ पे पढ़े हुए। यानी इससे आपको अंदाजा आ जाएगा ये कितना महान शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला उच्च शिक्षण का केंद्र था। सामान्य स्थिति में विद्यार्थी गुरु के घर रहकर अध्ययन करते थे। यहाँ वेद, शस्त्रक्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष, यानी जो भी विषय थे उस समय सबका अध्ययन यहाँ पे किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर शिक्षण प्राप्त किया था। 5वीं सदी के शुरुआत में चीन का फाहियान, चीनी यात्री था फाहियान, उसने इस जगह की मुलाकात ली थी। अगला है भारत की विविधता में एकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व की अति प्राचीन संस्कृति में से एक भारतीय संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत वाली संस्कृति है। भारत की विविधता ही विश्व में विशिष्टता बन गई है, उसकी पहचान बन गई है। विविध जातियों, समूहों, धर्मों, रीति रिवाज, संस्कृतियों, भाषाओं आदि का समन्वय भारत में हुआ है। भारत में विविधता होने के कारण वह मिश्र संस्कृति का सर्जन कर रहा है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व में साकार किया है। आज विश्व एक विशाल परिवार बन गया है। यह भावना भारत में वेद काल से प्रचलित है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, यानी पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति एक ही परिवार का सदस्य माना जाएगा। वो हमें चारों दिशाओं से अच्छे विचार और सुविचार प्राप्त हो, ऋग्वेद का यह संदेश भारतीय संस्कृति की विशालता और व्यापकता को दर्शन कराता है। यानी कि दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है उसको हमने अपनाया है। भारत ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार पूरे विश्व में किया। भारत एक भिन्न सांप्रदायिक देश है। भिन्न सांप्रदायिक को समझिए, भारत देश में सभी धर्म समान हैं। भारत देश में कोई भी धर्म मुख्य धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम मुख्य है, अमेरिका में ईसाई क्रिश्चियनिटी मुख्य है, लेकिन भारत देश में सभी धर्म के लोग समान हैं। इसे हम कहते हैं भिन्न सांप्रदायिकता। भारत संसार के प्रमुख धर्मों के सम्मिश्रण की भूमि रहा है। भारत देश में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, इस्लाम, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये दिखाता है कि भारत में विविधता में भी एकता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो पहला है वित्तीय कदम। भारतीय की मध्यस्थ बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अर्थतंत्र में वित्त की आपूर्ति कम कर देती है। देखिए जितना मार्केट में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में जाएगा, लोग उतना खर्च करेंगे। लेकिन जब पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, खर्च भी कम कर देंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वस्तु, जब डिमांड कम होगी तो वस्तु की कीमतें वो घटेंगी। आरबीआई द्वारा ऋण नीति में ब्याज दर ऊंची करती है। जैसे मान लीजिए, सपोज मैं आपको उदाहरण दूं कि आपको मान लीजिए कि 5% पे पर्सनल लोन मिल रहा है वार्षिक, तो ये बहुत ही सस्ता ब्याज दर है। तो कोई भी आदमी होगा, उसको जरूरत नहीं होगी तो भी ले लेगा। लेकिन सरकार इसको कर देती है 20%। तो 20% ये काफी ऊंचा इंटरेस्ट रेट है। तो व्यक्ति को बहुत जरूरत होगी तो भी नहीं लेगा, वो मैक्सिमम इसको अवॉइड करेगा, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, काफी हाई हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है, जो लोन वगैरह लेता नहीं है, तो लोन नहीं लेगा, यानी पैसे मार्केट में कम जाएंगे। मार्केट में पैसे कम जाएंगे तो जो वस्तुओं की जो डिमांड है वो घटेगी और उसे कारण महंगाई पे नियंत्रण आता है। अनावश्यक पूंजी निवेश या सट्टा की निवेश घटता है इन सभी के कारण। बैंक दर में वृद्धि होते व्यापारिक बैंकों को कर्ज दर बढ़ानी पड़ती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। लोगों के हाथ में वित्त की पूर्ति घटते उपभोग खर्च घटता है, भाव पर अंकुश आता है। लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो खर्च कम करेंगे और भाव भी कम होगा। अगला है राजकोषीय कदम। राजकोषीय कदम अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय और खर्च संबंधी नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति। कर की नीति के तहत सरकार भाव बढ़े
तब लोगों के पास खर्चपात रकम की पूर्ति घटे, इस उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। ये जो अलग अलग टैक्स होते हैं वो सरकार बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाएगी, जैसे मान लो कि जीएसटी, आपको अब बजट आने वाला है फरवरी में, तो सरकार क्या करेगी, जो मौज शौक की वस्तुएं जैसे कार है, एसी है, इन सब पे टैक्स बढ़ा देती है। तो इन पर टैक्स बढ़ाने से महंगे हो जाते हैं, तो क्या होता है, सामान्य व्यक्ति इनको कम खरीदता है, बराबर। तो इनकी कीमतें क्या है, घटती हैं। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर आदि बढ़ा दिए जाते हैं, इनकम टैक्स से बढ़ा दिए जाते हैं। निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है, देश में जो बाहर से आने वाली चीजें उन पर नियंत्रण लगाया जाता है ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। सार्वजनिक ऋण नीति के अनुसार सरकार लोन देकर या अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में लोग खर्च को मर्यादित करने का प्रयास करती है। सीमंत वर्ग की मौज शौक की वस्तु, जैसे मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जैसे कार है, एसी है, महंगे मोबाइल फोन है, उनके ऊपर सरकार टैक्स बढ़ा देती है। तो ये महंगे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि सामान्य आदमी तो उनको अवॉइड करता है, बराबर। तो जो सामान्य व्यक्ति का जो खर्चा है, जो पैसा है, वो दूसरी गलत जगह पर नहीं जाता। पूंजी निवेश पर अंकुश, अनावश्यक और मौज शौक की वस्तुओं के पीछे पूंजी निवेश घटे, इसके लिए लाइसेंस तथा परवाना पद्धति लागू होती है। जैसे मान लीजिए भारत देश में कोई भी उद्योग स्थापित करना हो तो उसके लिए आपको सरकार से मंजूरी, जैसे आप सिगारेट का कारखाना डालोगे तो उसके लिए सरकार बड़ी कड़क शर्तें रखेगी और टैक्स भी ज़्यादा लेगा। कार का कारखाना डालोगे तो उसमें भी टैक्स ज़्यादा लगाएगी सरकार। लेकिन आप ऐसी चीज़ बना रहे हो जो लोगों के जीवन जरूरी हो, तो उसमें सरकार क्या टैक्स कम करती है। सट्टा की पूंजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए। ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृत्ति को, इसको समझिए। जैसे अभी जैसे अपने बैंक में आप पैसा रखते हो तो 6% आपको ब्याज मिलता है। 6% बहुत ही कम होता है। अब मान लीजिए सरकार इसको बढ़ा करके 18% कर दे। जो 18% है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, अच्छी खासी रकम आपको मिलती है। तो क्या करेगा आदमी, बचत करेगा व्यक्ति, और बचत करके पैसे जो हैं बैंक में जमा करेगा। तो इससे क्या होगा, खर्च घटेगा और महंगाई में भी नियंत्रण आएगा। अगला स्टेप है मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूह रचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, पीडीएस। सरकार क्या करती है इस पीडीएस के अंतर्गत, जो बहुत ही जीवन जरूरी की चीजें हैं उन्हें एकदम सस्ते दामों पर लोगों को पहुंचाती है। तो इसके कारण क्या होता है, भाव पर नियंत्रण आ जाता है। वर्तमान समय में लगभग भारत देश में 4.92 लाख उचित मूल्यों की दुकान है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के भाव, जैसे हमने देखा होगा कि जो जैसे हम राशन की दुकान कहते हैं ना समझिए, तो उसमें क्या होता है कि सरकार, जैसे आपको गेहूं का भाव सब कुछ 20 रुपया है, 20 रुपये किलो है, तो इस राशन की दुकान पे आप 5 रुपये में मिल रहा है। तो इससे कारण क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, बीपीएल लोग के में जीने वाले जो लोग हैं, बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं, उनकी जो जीवन जरूरी की वह चीज़ें हैं उन्हें सस्ते दामों पे मिल जाती हैं, तो उनको जो महंगाई है वो नड़ती नहीं है। मूल्य निर्धारण तंत्र, तो सरकार मूल्य को स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 अमल में लाई। संग्रहखोरों, कालाबाजारी और सट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा सरकार लाई। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति संग्रहखोरी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो उसको पासा कानून के अंतर्गत उसकी गिरफ्तारी की जाती है। सरकार ने अब ब्याज, कपास, प्याज है ये, ब्याज नहीं सॉरी प्याज, कपास, सीमेंट, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, एल्यूमिनियम आदि के मूल्य निर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए। ये जीवन जरूरी बहुत ही चीजें, इनका भाव सरकार नियंत्रित करती ताकि महंगाई पर नियंत्रण लाया जा सके। अगला प्रश्न है, भाव वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो भाव वृद्धि के लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तु की सेवाओं की मांग बढ़े, वस्तु के भाव में वृद्धि, यह विष चक्र सतत चलता रहता है। ये क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 500 करोड़ हैं, तो मैंने कार की कंपनी चालू की। अब क्या होगा, मार्केट में भाव बढ़ रहा है, तो मेरे यहाँ जो मजदूर है वो हड़ताल करेंगे या मुझसे डिमांड करेंगे भाई हमारी सैलरी बढ़ाइए।
तो मैंने उसका क्या किया भाई, मैंने उनकी सैलरी सपोज 10% बढ़ा दी, बराबर। तो ये 10% मैं अपनी जेब से नहीं देने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, ये 10% मेरे बिजनेस में से दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 10% है ये मैं कार पे 15% जितना कार की कीमत बढ़ा दूंगा। तो क्या कार महंगी हो गई? तो ये विश्व चक्र चलता ही रहता है। फिर जो कार खरीदने वाला कौन है, कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़े का व्यापारी कपड़े का भाव बढ़ा देगा। ये कार खरीदने वाला एक किराने की दुकान का व्यापारी है, तो अपने किराने की चीज़ों का सामान बढ़ा देगा। तो ये चीज़ लगातार चलती ही रहती है। मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सृजन की दर में कमी आती है। देखिए, मूल्य वृद्धि होती है तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन जरूरी चीजें खरीदता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो ऐसे में बचत का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि आदमी जिंदा रहेगा तो बचत करेगा ना, बराबर। और उसकी सेविंग नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, धंधा उद्योग रोजगार रुक जाते हैं, विदेशी पूंजी निवेश घटता है। जिसकी आपके वहां महंगाई बढ़ेगी तो जो विदेशी इन्वेस्टर उसको प्रॉफिट भी कम मिलेगा, तो भारत में देशों में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और उसमें क्या होता है, जैसे फिर बाहर से हमको चीजें मंगानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कपड़े को देख लीजिए, चलिए भारत में कपड़ा महंगा है। एक आपको जैसे पुरानी फिल्में आप लोगों ने देखी होगी, तो उस समय स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग में घड़ियों की स्मगलिंग होती थी, कपड़ों की होती थी, क्योंकि भारतीय कपड़े की अपेक्षा विदेश का कपड़ा बहुत ही सस्ता होता था, बराबर। तो ये इलीगल वे था। लीगल वे में भी होता है कि भाई बाहर से सस्ती चीजें वो लाएंगे लोग, तो उसके कारण क्या होगा कि भारत की जो विदेशी मुद्रा है, हुंडिया मनी यानी विदेशी मुद्रा, ये भारत की जो विदेशी मुद्रा है ये बाहर चली जाती है। आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी सर्जित होती है, प्रजा का जीवन स्तर प्रभावित होता है, गरीब अधिक गरीब बन जाता है। देश में चीज वस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से, ये भी महंगी होने से, देश के निर्याती वस्तुओं के भाव बढ़ने और मात्रा में आयाती वस्तु बाजार में सस्ती होने के कारण देश के निर्यात में कमी होने और विदेशी हुंडियामण यानी विदेशी जो मुद्रा है उसका मात्रा घट जाती है। मूल्य वृद्धि से गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन स्तर गिरता है। मूल्य वृद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर। आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, देखिए, जब व्यक्ति को सरवाइव करना जरूरी होगा, तो जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें जीना तो पड़ेगा। ऐसे में मजबूरी में वो लोग चोरी, लूटपाट, हत्या, गुनाहखोरी, देह व्यापार, सट्टाखोरी, नफाखोरी, काला बाजार, भ्रष्टाचार, ये सब की ओर जाते हैं। और जो बेचारे कमजोर लोग हो जाते हैं, कई लोग, वो आत्महत्या कर लेते हैं। यानी समाज में अनैतिकता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, स्थायी विकास की व्यू रचना समझाइए। तो स्थायी विकास यानी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं संतुष्ट करना, बराबर। जैसे कि मान लीजिए कि जंगल का उदाहरण दूं कि हम भाई जंगल काटे जा रहे हैं, जंगलों से हम फर्नीचर, लकड़ियों से फर्नीचर बना रहे हैं, दूसरे उद्योग चला रहे हैं। क्या होगा, आज से 10 साल बाद वो पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा तो विकास हो रहा है, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी बचेगा नहीं, हम सारे जंगल काट डालेंगे। तो ये जो विकास है इसे स्थायी विकास नहीं कहा जाएगा। चलो मान लीजिए कि उद्योग चलाने के लिए जंगल का काटना जरूरी है, पर हम जंगल काटने के साथ साथ नए पेड़ लगाएं तो क्या हो जाता है, स्थायी विकास। मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ। तो देखिए, पर हम लोगों ने जो विकास किया है उसके कारण पर्यावरण पर, मानव के जीवन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़े हैं, बराबर। हम कई तरह की प्रदूषण हमने पैदा कर दिए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मनुष्य आगे जी सके उसके लिए स्थायी विकास का जो कंसेप्ट था वो आया। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएं भोग रही है, वे सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त हो, ऐसा नहीं, इस प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, जैसे कि कुछ समय बाद जो पेट्रोलियम है वो खलास हो जाएगा। तो ये तो अच्छा हुआ कि हमने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल खोज लिए हैं, तो आने वाली पीढ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चला पाएगी। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होता तो पेट्रोलियम खलास हो जाता, तो क्या है, आगे वाली पीढ़ी को फिर से अपने पैरों पर ही चलना पड़ता।
आज विकास और उसके कारण पर्यावरण पर पड़ते प्रभाव का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के तहत किया जा रहा है। आज हम बहुत सी जो जागृत सरकार स्टडी कर रही है कि जो हम जो उद्योग वगैरह लगा रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उसके कारण पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अनुपालन घटता है। ऐसी परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन अनिवार्य है। देखिए, आर्थिक विकास का मैंने बताया, तो उसमें जैसे आर्थिक विकास, हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमको प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ता है। तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जो प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। इस प्रकार स्थायी विकास पर्यावरण के विरुद्ध नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा किया गया विकास होता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य सुधार के लिए किए गए कार्य बताइए। तो स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन की आवश्यक पूंजी है। हेल्थ इज वेल्थ इंग्लिश में कहा जाता है। व्यक्ति का पारिवारिक और सामाजिक जीवन उत्तम बने, उसके लिए उसका स्वास्थ्य रहना जरूरी है। भारत जैसे विकासशील देशों में स्वास्थ्य नीतियां जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे संक्रामक रोग, मानसिक रोग, उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। बराबर। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए खर्च मात्र जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए मानव विकास का एक निवेश है। तो जो हेल्थ पे जो खर्चा किया जाता है, उससे कारण स्वस्थ नागरिक बनते हैं जो देश का विकास करते हैं। बाल टीकाकरण के अंतर्गत ओपीयू यानी पोलियो की, बीसीजी, क्षय यानी जिसे हम कहते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, हिपेटाइटिस यानी जिसे जहरी पीलिया कहते हैं, डीपीटी जिसमें आता है डिप्थेरिया, बड़ी उधरस, धनुर, ओरी, एमएमआर और टाइफाइड विरोधी टीके जो बालकों को दिए जाते हैं। आयोडीन, विटामिन और लोह तत्व की कमी के सामने अभियान चलाया गया है। हमने प्लेग, शीतला, रक्तपित्त जिसे कोढ़ कहा जाता था, पोलियो, इसको निर्मूल कर दिया। तकरीबन 2013 में पोलियो मुक्त हमारा देश हो गया था। ओरी, अछबड़ा, मलेरिया, डेंगू, पीलिया, कोढ़, क्षय, मधुमेह यानी डायबिटीज, कैंसर तथा हृदय रोग आदि पर नियंत्रण हम लोग ला सके। परिणाम स्वरूप मानव लंबा, तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी रहा है। पहले हमारे देश में प्रति औसत आयु जो थी तकरीबन 36 वर्ष थी। बराबर, ये बहुत ही कम था। आज हमारे 63.5 के लगभग, यानी तकरीबन समझिए डबल से थोड़ा कम, इतना हमने वो कर दिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी बीमारियों को परास्त कर दिया है। जन्म दर, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी दर्ज हुई है। बराबर, पहले बाल मृत्यु दर भी काफ़ी होती थी, और मैंने वजह से बताया कि आप लोग की औसत आयु कम थी, यानी लोग कम उम्र में मर जाते थे। जन्म दर बहुत ज़्यादा था, वो भी अब कम हो गया है। बराबर। पानीजन्य रोग, श्वसन रोग, कुपोषण जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिला और बालकों, गरीब लोगों के लिए पोषक तत्वों में कमी, मूलभूत खनिज, विटामिन और प्रोटीन की कमी स्त्रियों बालकों के अधूरे विकास के लिए जवाबदार है। पर्यावरणीय प्रदूषण और जहरी पदार्थों का उद्भव दैनिक जीवन में नई चुनौतियां लाता है। बढ़ते शहरीकरण, यानी शहर जो बढ़ रहे हैं, सघन जनसंख्या में नई समस्या उत्पन्न हो रही है। इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य कार्यसूची में विशेष ध्यान दिया गया है। भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव पाया जाता है? तो स्त्री पुरुष में जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। आज भी कई परिवारों में महिलाएं घर काम, रसोई बनाने, बालकों के पालन पोषण का काम करती हैं। उनका कोई भी हिस्सा आर्थिक उपार्जन ये राष्ट्रीय आय में गिना नहीं जाता। स्त्रियों को परिवार में कोई भी निर्णय लेने की सत्ता नहीं होती है। बहुत सी जगह पर स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल, शिक्षण और आर्थिक सत्ता से उन्हें वंचित रखा जाता है। उन्हें पर्याप्त शिक्षण नहीं दिया जाता है, उन्हें आर्थिक निर्णय लेने की अधिकार नहीं होता है। पुत्री पुत्र के कपड़ों में, खेती में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार व्यवहार में पुत्री की भिन्न सीख दी जाती है। बराबर, लड़कियों के लिए अलग गाइडलाइंस होती है, लड़कों के लिए अलग गाइडलाइंस होती है। महिलाओं में साक्षरता की दर नीची होती है। स्त्रियों बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा अनेक सामाजिक कुरिवाजों का भोग बनती है। पर्दा प्रथा, बुर्का प्रथा
ये सब प्रथाएं, समाज में भ्रूण हत्या, निम्न आदर भाव, पुत्री जन्म के लिए अनिच्छा, इच्छा नहीं अनिच्छा, सामाजिक परंपराओं, जाति भेदभाव के कारण स्त्रियों को अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर तथा निर्णय प्रक्रिया में असमानता पाई जाती है। यानी कि स्त्रियों को उतना बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म पे। भारत में अधिकांश राज्यों में उच्च पद, ऊंची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन मिले ऐसे काम वाले उद्योग में पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारियों, मैनेजर, कंपनी के डायरेक्टर, टेक्निकल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों में भेदभाव पाया जाता है। अब आ रहे हैं हम सेक्शन डी पर। वैदिक विद्या और शैल चिकित्सा का प्राचीन भारत में महत्व समझाइए। तो देखिए, प्राचीन समय में भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा, शैल्य नहीं शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, ऑपरेशन वगैरह के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की। भारतीय वैदिक विद्या के महान प्रणेता चरक और महर्षि सुश्रुत वाघभट्ट ने अपने संशोधनों से वैदिक विद्या को उच्च शिखरों तक पहुंचाया था। वैदिक विद्या और शैल्य चिकित्सा के बारे में देखेंगे तो महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 2000 वनस्पतियों के औषधि उपयोग के बारे में बताया। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शैल्य चिकित्सा के धारदार साधनों का वर्णन किया है। ये साधन इतने तीक्ष्ण थे, इतने साफ थे कि खड़े बाल को भी चीर कर 2 भागों में बांट देते थे। वाघभट्ट ने वाघभट्ट संहिता का महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ लिखा। प्रत्येक वेद के लिए सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाघभट्ट संहिता का अध्ययन करना अनिवार्य है। प्राचीन भारत में हिंदुओं के औषध शास्त्र में खनिज, वनस्पति, प्राणियों का औषधि के रूप में उपयोग होता था। इसका विशाल संग्रह को देखने को मिला है। दवाइयां बनाने की बारीक विधियों के साथ दवाओं का वर्गीकरण, दवाओं के उपयोग की सूचनाएं दी गई है। इनमें बताया गया कि किस तरह दवा बनानी है, किस क्वांटिटी में देनी है। शल्य चिकित्सा करने के लिए प्याले के आकार का पट्टा बांधकर रक्त का परिभ्रमण रोका जाता था। एक प्याले के आकार का पट्टा बांध देते तो क्या रक्त प्रवाह बंद हो जाता था, फिर ऑपरेशन करते थे। पेड़ू, मूत्राशय, सारणगांठ, मोतिया, पथरी, हरस, टूटी मुड़ी हड्डियां जोड़ने, शरीर में घुसे हुए पदार्थों को बाहर निकालने की सभी बातों में भारतीय लोग एक्सपर्ट थे। टूटे हुए नाक कान के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी भी भारत में की जाती थी। बराबर। मृत शरीर के चीरफाड़ और मोम के पुतलों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाता है। यानी जो डेड बॉडी हो उसके ऊपर ऑपरेशन करना बाल विद्यार्थियों को सिखाया जाता था, जो मेडिकल स्टूडेंट होते थे। फिर कई बार मोम के पुतलों पर बच्चों को सर्जरी करना सिखाया जाता था। प्रसूति के समय जोखिमी ऑपरेशन किए जाते थे। उस समय वे बालकों तथा स्त्री लोगों के विशेषज्ञ भी थे। उस समय एक्सपर्ट डॉक्टर हुआ करते थे जो पर्टिकुलर बीमारियों का इलाज करते थे। रोग के कारण, उनका निदान, रोग मिटाने के बाद परहेज भी करवाए जाते। परहेज करना यानी कि आपको पर्टिकुलर बीमारी तो आपको पर्टिकुलर चीज़ नहीं खानी है, इसे बोलते परहेज। ये सब उसमें में बताया जाता था। प्राचीन भारत में प्राणी रोग के शास्त्रों का भी विकास हुआ। उस समय सेना में घोड़े, हाथी होते थे। बराबर। तो इनके रोगों पर भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे हस्ती आयुर्वेद, शालिहोत्र का अश्वशास्त्र, ये खूब ही विख्यात है। वेद शास्त्र के विद्वान वाघभट्ट के निदान क्षेत्र में अष्टांग हृदय उन्होंने ग्रंथ लिखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब है प्राचीन भारत के खगोल शास्त्र पर टिप्पणी लिखो। शास्त्रों में सबसे प्राचीन है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र से जुड़े अनेक ग्रंथ भारत में लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्यापन करवाया जाता था। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पदार्थों से गणना करके खगोल और ज्योतिष का विकास किया गया। ग्रहों के फल से ज्योतिष फलित हुआ, जिसके नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। उस आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं आर्यभट्ट, इन्होंने खगोल विद्या में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके चलते उनके सम्मान में हमने जो पहला हमारा जो सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम दिया हमने आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा चंद्रमा का वास्तविक कारण, चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई होती है। बराबर। जैसे कि ये सूर्य है, ये हमारा
पृथ्वी और ये हमारा चांद। तो क्या होगा कि ये पृथ्वी सूर्य की किरणों को रोक ले रही है, तो ये किरणें क्या है चांद तक नहीं पहुंच पा रही, तो चांद का वो हिस्सा क्या है हमको दिखाई नहीं देता, इसे हम कहते हैं चंद्रग्रहण। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा चंद्र ग्रहण का कारण पृथ्वी की उन्होंने विद्वान अजरमर के नाम से संबोधित करते हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रचलित किया। हम सभी पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, जो पूरी तरह से गलत है, वो की थी ब्रह्मगुप्त ने। तिलहन के बारे में हमको विस्तृत जानकारी दे दी। तिलहन यानी जिनमें से तेल निकलता है। तो पहले हम देखते हैं मूंगफली, इसका फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है। खरीफ की फसल, ये खरीफ की फसल और अगर सिंचाई की सुविधा हो तो गर्मियों में भी इसको उगाया जाता है। इसकी जमीन कैसी होनी चाहिए? काली कसदार दोमट मिट्टी वाली अथवा लावा की रेती मिश्रित जमीन, पानी भरी ना रहे ऐसी जमीन इसके लिए जरूरी है। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। कौन कौन से उत्पादक राज्य? गुजरात इसमें बहुत ही आगे है। गुजरात में सौराष्ट्र मूंगफली के उत्पादन में काफी आगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये भी मूंगफली के उत्पादन में काफी आगे है। गुजरात भारत में प्रथम क्रम में गुजरात राज्य है। जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर में तिलहन का उत्पादन होता है। और भारत में का इसमें उत्पादन में चीन के बाद दूसरा नंबर आता है। तिल तो उत्तर भारत में खरीफ, दक्षिण में रबी फसल है तिल। उत्पादक राज्य है गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन बुवाई में प्रथम स्थान पर है। बनासकांठा जिले में सबसे अधिक इसकी बुवाई होती है। और भारत तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है। सरसों ये रबी की फसल है। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है। नारियल के लिए समुद्री किनारे की गर्म और नमीयुक्त जलवायु होनी चाहिए। जमीन क्षार वाली होनी चाहिए। इसके उत्पादक राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। एरंडी ये फसल खरीफ और रबी की फसल है। इसके उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो भारत के कुल उत्पादन का 80% उत्पादन जो है बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, जूनागढ़, अमरेली में होता है। यानी कि लगभग 80% प्रोडक्शन एरंडी का गुजरात देता है। एरंडी के वैश्विक उत्पादन में 64% हिस्सा भारत का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर है ब्राजील। अगला प्रश्न है गरीबी अर्थात क्या, और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के लक्षण बताइए। तो गरीबी समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की न्यूनतम मात्रा में ही भोगने से वंचित रहे, तो उस अवस्था को हम कहते हैं दारुण गरीबी। यानी व्यक्ति को रोटी कपड़ा से मोहताज हो जाए तो उसे हम कहते हैं दारुण गरीबी। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के लक्षण होते हैं कि ऐसे लोगों को 2 समय का पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। रहने के लिए दड़बेनुमा मकानों में रहते हैं, खुली जगह नहीं होती है। छोटी या गंदी बस्तियों, झोपड़पट्टी में इनको विनिवास करना पड़ता है। इनकी आयु निर्धारित अपेक्षित आय से कम होती है। ये गंदी बस्तियों में रहते हैं जहाँ कई रोग के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो औसत आयु से इनकी आयु कम होती है। इनकी आयु सीमा राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है। ये लोग अधिकांश निरक्षर होते हैं क्योंकि इनके लिए शिक्षा के साधन नहीं होते, और सबसे बड़ी बात इनके लिए कमाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षा को ये महत्व नहीं देते, पढ़ ही नहीं सकते हैं। इनको लगातार पौष्टिक भोजन प्राप्त न होने से छोटी बड़ी बीमारियों से इनको जूझना पड़ता है। इनके बालकों को परिवार की आय बढ़ाने के लिए बाल मजदूरी करनी पड़ती है। इनके बालकों में कुपोषण के कारण बाल मृत्यु दर की मात्रा अधिक होती है। अगला है मनरेगा कार्यक्रम स्पष्ट कीजिए। बराबर, तो मनरेगा रोजगार लक्षी कार्यक्रम अपने गांव में अपना काम के साथ में मिलता है उचित दाम, ये नारा है। अपने गांव में अपना काम साथ में मिलता है उचित दाम। इस नारे के साथ खूबी उपयोगी योजना है जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो वयस्क उम्र के, वयस्क यानी 14 से ज़्यादा, शारीरिक श्रम कर सकते हैं
बिन कुशल यानी जिनके पास किसी प्रकार का स्किल नहीं है, ऐसे इच्छुक लोगों को परिवार की जीवन निर्वाह के अवसर में वृद्धि करने के लिए एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजाना 7 घंटे का वेतन युक्त रोजगार देने का उद्देश्य है। यानी किसी परिवार, हर एक परिवार में से कम एक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलना चाहिए। ये सरकार की योजना है। सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक वेतन चुकाया जाता है। यदि काम मांगने पर सरकार काम देने में असफल हो तो नियम के अनुसार उसे बेकारी भत्ता चुकाया जाएगा। ग्रामीण विकास में ये जो मनरेगा के लोग हैं क्या करते हैं, ये ग्रामीण विकास का काम करते हैं, जैसे व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं बनाना, जमीन समतल करना, बागायती करना, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मजदूरी कार्य करना, पशुओं के लिए छप्पर बनाना, जैविक खाद बनाना, मुर्गी बतख के लिए शेड बनाना, मछली सुखाने के लिए यार्ड, केनाल की सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों के पास वनीकरण, जैसे अनेक कार्य, यानी जो काम में किसी प्रकार की स्किल की जरूरत ना हो, जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता हो, वहां पे इनको ला करके रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को रोकने के सरकारी उपाय बताइए। तो भारत में 1964 में केंद्रीय लांच रिश्वत विरोधी ब्यूरो की स्थापना की है, जो सरकारी तंत्र में विद्यमान भ्रष्टाचार की बदी को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करता है। 1964 याद रखना, और केंद्रीय लांच रिश्वत विरोधी ब्यूरो भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ पकड़कर उनके विरुद्ध कानून दंडात्मक कार्रवाई करता है। सार्वजनिक जनता भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा था दोस्तों, इस पर लोग शिकायत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 1988 बनाया, जिससे सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करके सत्ता का दुरुपयोग अटकाया जा सके। सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 और नागरिक अधिकार पत्र घोषित किया, जिसमें पिछले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक कार्य निश्चित समय में पूरा करने का विश्वास दिलाकर अपने कार्य क्षेत्र और संस्था के अधीन कार्य में होने वाला विलंब दूर करके पारदर्शक और जवाबदार प्रशासन तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने 2005 में ब्लैक मनी एक्ट बनाया, जिसमें भ्रष्टाचार को आपराधिक स्वरूप में घोषित किया गया। इसके उपरांत फेमा कानून के में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया तथा कस्टम एक्ट की धारा 132 में सुधार किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। ये जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं, ये भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं, उसकी जांच करते हैं। सरकारी अधिकारी द्वारा सत्ता का उपयोग भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर विभागीय जांच का काम गुजरात तकीदारी सेवा आयोग कर रहा है। तो सरकार ने ये सब काम किए हैं। अब दोस्तों आता है नक्शा। नक्शे में देखिए, एक तो तंबाकू का उत्पादन करने वाला क्षेत्र था, ये चरोतर है, गुजरात में आया हुआ है, जिसे सुनहरे पत्ते का मुल्क कहते हैं। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बराबर, और ये बेंगलोर है, ये बांदीपुर है, बांदीपुर अभयारण्य, बराबर, ये दिल्ली है, ये कोलकाता से दिल्ली जाने वाला ये राष्ट्रीय मार्ग है। तो ये यहां पे देखिए राष्ट्रीय मार्ग नंबर 7, बराबर। तो ये दोस्तों यहां हम पेपर पूरा कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।